हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT के प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चंस का। इसका सेट नंबर 3 आप सभी के सामने है, तो सेशन को शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 की पावर 81 प्लस 27 की पावर 60 माइनस 36 की पावर 8। इसमें क्या बताना है? ये x के इक्वल दिया गया है। इसमें x की यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, क्या करते हैं, जो पावर होती है उसको 4 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जो रिमाइंडर बचता है वो इसकी लास्ट डिजिट का पावर बना देते हैं। तो 3 की पावर यहाँ पर जब 81 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1। यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। उसके बाद 27 में 60 ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जब हमने बताया था कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो उसकी पावर क्या लेंगे, ले लेंगे 4 ले लेंगे। 7 की पावर 4 को जब हम करेंगे तो 7 7 जा 49, इधर फिर से 49 और लास्ट में 9 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 81। इसमें लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगी, 1। उसके बाद यहाँ पर 6 है और मैंने क्या बताया था, 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट हमेशा वही रहती है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6। अब देखते हैं, इसको लिख लो, 3 फिर प्लस लगा है 1 माइनस है 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 माइनस 6 यानी -2। हमने कहा था यूनिट डिजिट कभी माइनस नहीं हो सकती है, तो इसको क्या करेंगे, 10 से माइनस कर देंगे यानी कितना आ जाएगा, 8। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के बिक्री मूल्य की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP माइनस SP। यानी हमने खरीदा ज़्यादा में है, बेचा कम में है, और लॉस कितना हो रहा है, 2 वस्तुओं की बिक्री मूल्य यानी 2SP के इक्वल, माइनस बेची कितनी वस्तुएं हैं, 30। तो 30 का CP माइनस 30 का SP। ये इधर आके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 SP इज इक्वल टू 30 CP। इधर वाली वैल्यू हो जाती है SP की और इधर वाली वैल्यू किसकी हो जाती है, CP की। रेशियो लिख लो सीधे, CP रेशियो SP। CP कितना है, 32 है और SP कितना है, 30 है। तो यहाँ पर इसको कट कर लो, 16:15 आ जाएगा। हमें लॉस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, यानी कि परसेंट लॉस कितना हो जाएगा, 1/16 इंटू 100। 100/16 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 6 जा 96, कितना 4, फिर कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 8 बचेगा 5 टाइम। इतने परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड कर लो, यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है, 6.25% इतना लॉस होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, रुपये 6480 की राशि A, B और C में इस तरह से बांटी जाती है कि A का 6 गुना हिस्सा B का 4 गुने हिस्से के बराबर है और C के भी 3 गुने हिस्से के बराबर है। तो C को कितना मिला? तो यहाँ पर 3 पर्सन है, A, B और C। A का कितना, 6 गुना, B के कितने बराबर है, 4 गुने के। फिर आगे क्या बोला गया है कि C के भी 3 गुने हिस्से के बराबर है, तो C का कितना ले लेंगे, 3 गुना। ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और हमने क्या बताया था, जब 3 चीज़ें इक्वल लिखी हों तो इनका रेशियो कैसे लिखेंगे, A, B, C। एलसीएम ले लेते हैं तीनों नंबर का, 6 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। और जो नंबर इनके मल्टीप्लाई में लिखा होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो 12 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। 4 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 4। मतलब इस रेशियो में पूरा पैसा बांटा गया है। तो यहाँ पर कितना मिला है सबको मिला के, 4 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 9। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बांटा गया है, 6480। तो इसको इक्वेट कर देंगे 6480 के। 9 से इसको कट कर दो, 9 7 जा 9 2 जा, यानी यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720 आ जाएगी। अब यहाँ पर बोला गया है कि C का हिस्सा, तो C का शेयर कितना है, 4, यानी 4 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। ये किसका हो जाएगा, C का हो जाएगा। 720 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 400, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। इतने रुपए किसको मिलेंगे, C को मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक नाव
4 घंटे में 15 किलोमीटर धारा प्रतिकूल और 18 किलोमीटर धारा अनुकूल जा सकती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर है तो डाउन स्ट्रीम दिशा में नाव की गति क्या है। तो यहाँ पर हमें किसकी गति बतानी है, नाव की गति बतानी है। और हमने क्या बताया था कि नाव की गति को हमेशा एक्स से लिखेंगे, एक्स से लिखेंगे और ये हमें क्या है बताना है, यानी फाइंड करना है। और धारा की गति हमेशा किससे लिखते हैं, वाई से, जो कि हमें गिवन है, कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं, टोटल टाइम हमें दिया है 4 घंटे और T1 मान लेते हैं। T1 क्या है, धारा प्रतिकूल जाने में, तो T1 कितना हो जाएगा। अगर यहाँ से T1 देखें तो धारा के प्रतिकूल कितना जा रही है 15। और जब भी हमने कहा था धारा के प्रतिकूल जाती है तो डिफरेंस स्पीड का क्या लिखते हैं, डिफरेंस, यानी x-3। और फिर उसके बाद मान लेते हैं T2 क्या है, अनुकूल जाने में, अनुकूल कितना जाती है 18 और स्पीड क्या कर देंगे x+3। यहाँ से T1 + T2 हमें कितना दिया गया है 4। T1 की वैल्यू कर दो 15/x-3 और यहाँ से +18/x+3। अब क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा x-3 x+3, यानी क्या हो जाएगा a - b a + b क्या हो जाएगा a² - b², यानी क्या आ जाएगा इधर x² - 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इसको इस साइड भेज देते हैं। यहाँ से देखो मैं एक स्टेप में कर देता हूँ, 15x इधर से आएगा और 18x इधर से आएगा, मिलके कितने हो जाएंगे 33x। उसके बाद यहाँ से कितना आएगा 15 3 जा 45 और इधर 18 3 जा 54 माइनस का, तो माइनस का 54 है प्लस का 45 है, यानी कितना बचेगा माइनस का 9 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 4x² - 36 इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 33x माइनस का 9। अब देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 4x² और 33x को इधर भेज दो, माइनस का 33x, फिर माइनस का 36 और इधर ये 9 जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 36 से 9 जाएगा कितना बचेगा 27 बचेगा। तो यहाँ से माइनस का 27 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको इधर देखते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन लास्ट में बन के क्या आई थी हमारे पास, (4x²) माइनस में बनी थी 33x और माइनस का 27, यही इक्वेशन बन के आई थी। तो यहाँ पर अब इसके फैक्टर निकालने में 4 × 27 के, इधर देख लो हट गया है ये 4 × 27 और हमें बनाना है 33। 4 को लिखा रहने दो, 27 को ब्रेक कर लो 9 × 3 में। अगर 4 और 9 को साथ में करेंगे तो 36 - 3 कितना बन जाएगा 33, तो बस यहाँ पर कर दो 4x²। अब देखो हमें माइनस का लाना है तो जो बड़ी वैल्यू उसको माइनस में रखना होगा, यानी 36x और प्लस का क्या आ जाएगा 3x माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x कामन कितना आ जाएगा x माइनस का 9, यहाँ से +3 कामन, यहाँ पर क्या आ जाएगा x - 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 9 कामन ले लो, यहाँ से दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4x + 3, तो यहाँ से इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे जब निकालोगे तो माइनस का 3/4। तो ये तो निगेटिव आ रही हो, स्पीड कभी निगेटिव तो होगी नहीं, तो ये तो हम ले नहीं सकते हैं, ये क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। यानी कि फाइनली जो बोर्ड की स्पीड है, सॉरी हाँ बोर्ड की स्पीड कितनी आ जाएगी 9 km/h। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं गया है, गलत आंसर दिया गया है, इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पर 9, यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो मैंने क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से अच्छा है कि आप ऑप्शन पुट करके चेक कर लो, क्योंकि जितना टाइम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने में लगेगा उससे कम टाइम अगर आपको चारों ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे तब भी उससे कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपको बस इधर देखना है कि इधर कंप्लीट टाइम कितना दिया गया था 4 दिया गया था, तो क्या है इधर की वैल्यू जो भी सॉल्व करके आती वो पूरी कैंसिल होती, ठीक है, तभी 4 बन सकता था। तो बस उसी तरीके से चेक कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया कि इसका मान बताना है, तो ये कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले 89 लिख लेंगे, फिर जिस डिजिट पे क्या नहीं है बार नहीं है उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और अपॉन में जितनी डिजिट पे बार है उतने बार क्या आता है 9 और जितने डिजिट पे नहीं है उतने बार क्या आता है 0। ये इतना हो गया। सेम यहाँ पर कर दो 546, 5 पे बार नहीं है तो 5 -
2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 9 लिख ले, और एक बार नहीं है तो एक बार 0, माइनस जब कंप्लीट डिजिट पे बार होता है तो एज इट इज़ लिख लेते हैं, अपान में उतने ही 9। सॉल्व करो, यहाँ पर बचेगा 81 अपॉन 90, यहाँ से क्या आएगा 541 अपान 990 माइनस 12 अपान 99। यहाँ से क्या करेंगे, हमने कहा था काटना नहीं वरना कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, डायरेक्ट एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 990। यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यानी 11 टाइम जाएगा, 11 से इसको मल्टीप्लाई करो, 11 हो जाए 11, 11 8 जाए 88 प्लस 1 89, माइनस ये तो पूरा कंप्लीट कट जाएगा तो 541 माइनस ये 10 टाइम 120। अब यहाँ से देखो 891 माइनस इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 1426 512 सॉरी 516 ऐड कर रहे हैं, और अपॉन में 990। अब इधर देख लेते हैं इसको, यहाँ से जाएगा तो कितना बचेगा, 1 से 1 जाएगा 0, 9 से 6 जाएगा 3, और 8 से 6 जाएगा 2, अपॉन में कितना है 990, 0 से 0 कैंसिल, क्या बच जाएगा 23 अपॉन 99। अपॉन में 99 कब आया होगा, जब ऊपर 2 डिजिट पे बार लगा होगा डायरेक्टली, तो यानी इन्हीं डिजिट पे क्या लग जाएगा बार, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.23 उसके ऊपर बार, यानी कि फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 12 और 3 के मध्य समानुपात और तृतीय समानुपात के बीच अंतर क्या है। मतलब इसका जो मध्य समानुपात आएगा और इसका जो तृतीय समानुपात आएगा उनके बीच में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो मान लेते हैं 12 और 3 का मध्य समानुपात ए है हमारे पास, यो मान लेते हैं कैपिटल ए है, ठीक है। अब मध्य समानुपात निकालते कैसे हैं, ये डायरेक्ट जो नंबर दिए होते हैं उनका अंडर रूट ले लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 12 इंटू 3, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 36, 36 का ये बाहर आएगा 6। अब इधर देख लो, अगर हमें थर्ड निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, ऊपर क्या करते हैं, जो सेकंड नंबर होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, और अपॉन में क्या कर देते हैं फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्या था 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और अपॉन में फर्स्ट कितना था 12, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। ये हो गया तीसरा समानुपात। अब इनका डिफरेंस बताना है, तीसरा समानुपात को हम मान लेते हैं कि कैपिटल बी से डिनोट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 3/4, 4 6 जा 24 माइनस 3 कितना आएगा 21/4, कट कर लो इसको, 5 टाइम जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, 5 2 जा 4 2 जा 8, 2 बचेगा 4 5 जा, यानी 5.25 क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा, ये आंसर। अब देखो ये आता कैसे है, इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसको देख लो, जब भी दो नंबर दिए हो हमें, जैसे कि ये ए बी और सी है, तो इसको लिखा कैसे जाता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। अब देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यहाँ से जब बी इज इक्वल टू करोगे तो क्या आ जाएगा रूट ए सी। यही तो मैंने यहाँ पर लिखा है मध्य समानुपात, ए इक्वल टू डायरेक्ट उन नंबर्स का क्या कर दो मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो, तो ये ऐसे लिखा जाता है। फिर अगर यहीं पर तृतीय समानुपात निकालना हो, यही नंबर सेम दिए हैं ए बी और सी, तो यहाँ पर सेम देखो, अगर हम यहाँ पर सी की बात करते हैं, सी निकालना हो तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, तो यही तो आ रहा है। अगर यहाँ पर सी निकालना हो तो यहाँ से क्या बनेगा, सी एक साइड कर दो, बी स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा, या यहाँ से देख लो बी स्क्वायर इस साइड हो गया, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। बी क्या था सेकंड नंबर था, मैंने क्या बताया सेकंड नंबर का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट क्या था ए था, तो ये यहाँ से आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 5
2.9 इंटू 47.1 अपॉन में ये पूरी वैल्यू दे रखी है, इसका मान बताना है हमें। तो यहाँ पर देखो 529 लिखा है, यहाँ पर भी 529 लिखा है, बस यहाँ पर क्या लगा है, एक डेसिमल लगा है। तो यहाँ से अगर डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आएगा, यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, तो यानी टोटल अपॉन बाहर कितना आएगा, 1/100। अब यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, 529 इंटू 471। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर देखो 529 को हम लोग मान लेते हैं ए और 471 को मान लेते हैं बी। तो नीचे क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, माइनस में क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना 4ab। ये आता कैसे है मैं ये बता दे रहा हूँ, इनको जब ओपन करेंगे सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से जब ओपन करेंगे तो साइन चेंज होता जाएगा, क्योंकि बाहर क्या लगा है, माइनस लगा है। तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, -2ab, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा, 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 4ab। तो ये रिजल्ट आप लोग डायरेक्ट याद रखना, बहुत पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम अब डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, क्या, 4ab ना। तो 4 और ए की जगह पर क्या है, 529 इंटू 471, और वही चीज़ सेम ऊपर लिखी हुई, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया, 1/4 आ गया। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25 डिवाइड करके, और अपॉन में क्या लिखा है, 100। तो अभी 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो डेसिमल को, 0.0025, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज के हर एक शीर्ष पर केंद्र के साथ 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे जाते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रों द्वारा आच्छादित हिस्से को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो देखो पहले इसको, यहाँ पर भुजाएं दी गई हैं 9, 12 और 15। तो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि वो कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं बना रहा है, ट्रिपलेट तो नहीं है। तो यहाँ पर 9 9 जा 81, 12 12 जा 144, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। इनको ऐड करो, 415 8 4 12 112, ये सेम हो रहा है, यानी कि ये क्या है, ट्रिपलेट दिया है, यानी ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसको हटा देते हैं हम। अब देखो ये समकोण त्रिभुज हो गया, इधर बना लेते हैं इसको। ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है। ये हो गई 9, ये हो गई 12 और ये हो गई 15। अब बोला क्या गया है हमसे कि इसके जो शीर्ष हैं, एक ये 3 शीर्ष हो गए इसके, इस पे क्या बना है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे जाते हैं। तो वृत्त बना लेते हैं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के। मान लेते हैं एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, और एक सर्कल ये हो गया। ये तीनों क्या है, 2 2 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है, रेडियस के। अब क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रों द्वारा आच्छादित हिस्सों को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। मतलब ये जो सर्कल खींचे गए हैं, इनके द्वारा जो ये हिस्सा है, ये वाला कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, और इधर से ये, इसको छोड़ दिया जाए तो ये जो रिमेनिंग बच रहा है ये कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। समकोण त्रिभुज का क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट,
बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पर 12 है, हाइट कितनी है 9, 6 टाइम कट जाएगा, कितना आ जाएगा 54। यानी हमें ट्रायंगल का पता चल गया। अब अगर ये तीनों पता चल रहे हैं तो ऐड करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखते हैं इनको कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या होगा, थीटा 1 होगा। अगर इसको थीटा 1 मान लें, ये थीटा 2 मान लें, ये थीटा 3 मान लें, क्योंकि रेडियस हमें तीनों की क्या दी गई है, सेम दी गई है। तो अगर हम बात करते हैं पाई आर स्क्वायर, ये कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, 360 डिग्री हो जाता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इन तीनों एंगल की बात करें, ये और ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये कितना बन जाएंगे, 180 बनेंगे। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये कितना बनेगा 180। चूँकि रेडियस सेम है इसलिए हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि 360 से 180 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी इसका एरिया ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन हाफ। पाई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी, 3.14, और आर की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, और अपॉन में 2, 2 से कट कर दो, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6.28 ये आ गया, जो ये साइडेड वाला है एरिया। अब रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर देख लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 54 तो पूरा ट्रायंगल का था, माइनस में शेडेड वाला माइनस कर दो, 6.28, 10 से 8 जाएगा 2, फिर 9 से 2 जाएगा 7, 13 से 6 जाएगा 7, और 5 से 1 जाएगा 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेसिमल, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पर सर्कल का समझ लेते हैं एक बार। क्या था कि हमें रेडियस चूंकि सेम दी गई थी, ठीक है, तो अगर 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला कंप्लीट सर्कल होता तो उसका एरिया क्या हो जाता, पाई आर स्क्वायर हो जाता। पाई आर स्क्वायर होने का मतलब क्या था कि वो 360 एंगल को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें 3 सेक्टर दिए गए थे, और सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो अगर यहाँ पर हम थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 करते तो 1 कितना आ जाता, वही 180 अपान में 360 था, तो 180 अपान 360 कितना बन जाता, पाई आर स्क्वायर अपान 2। तो यहाँ से चूंकि रेडियस सेम थी इसलिए हमने क्या कर लिया, डायरेक्टली कर लिया ये चीज़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 23 है, यानी HCF दिया गया है 23 और उनका योग दिया है 276। यदि दोनों संख्याएं 3 अंकीय संख्याएं हैं तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें HCF दिया गया है कितना 23, और HCF 23 दिया गया है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 23x, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 23y। अब देखो ये नंबर हो गया, सम हमें दिया गया है इनका, तो यहाँ पर सम कितना हो जाएगा 23x प्लस 23y, यही तो सम आएगा। और ये हमें दिया कितना है 276, तो यहाँ से x प्लस वाई निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 276 अपान 23, कितना आ जाएगा, 1 टाइम लग जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, 2 टाइम लग जाएगा, 23 2 जा 46, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 आ गई। अब देखो यहाँ पर हमें बताना है कि जो नंबर है इनका जो है रिवर्स, उसका सम बताना है, तो हमें नंबर पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक शर्त दी गई हमें कि दोनों जो नंबर्स हैं वो 3 अंकी संख्या है, मतलब वो जो नंबर होगा 3 डिजिट का होगा। तो अब देखो इस 12 को हम ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। रीजन क्या है कि ये 3 डिजिट नहीं बनेगा, 2 भी नहीं ले सकते हैं, 3 भी नहीं ले सकते हैं, 4 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 23 इंटू 4 कितना आएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 92, ये भी अभी क्या है 2 डिजिट ही है, हमें चाहिए 3 डिजिट। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं। अगर ये 5 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर एक आता है कि अगर इसको हम 6 लेंगे
तो ये भी हमें क्या लेना पड़ेगा, y6 लेना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमें HCF दिया है 23 और HCF का मतलब क्या होता है कि उसके अलावा उसमें और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों को 6 लेंगे तो 6 दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और उसके आगे तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि फिर सम उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यही कंडीशन है कि x 5 ले लो और y 7 ले लो। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में जब x की वैल्यू पुट करोगे तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 23 इंटू 5। ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 11, 115। सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा, 23 इंटू 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16। ये दोनों के आगे हमारे पास नंबर। अब बताना है हमें इनके व्युत्क्रम मतलब रिवर्स, इसका सम। तो इसको यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, 1/115 प्लस क्या हो जाएगा 1/161। अब देखो एलसीएम लेना है इसका, तो 23 तो दोनों में कॉमन था ही। अब साथ में क्या बचेगा, 5 इंटू 7, यही तो आ जाएगा। ये कितना था 115 था, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यही तो बनेगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा 7, और इधर से कितना आ जाएगा 161 कैंसिल करोगे तो यानी 23 इंटू 7 कैंसिल होगा, इधर से कितना आ जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऊपर कितना आ जाएगा 12, नीचे मल्टीप्लाई कर लो 115 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, 3 बचेगा, 7 1 जा 1 प्लस 3 10, 1 बचेगा, 7 1 जा 7 1 8। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी थी कि x और y की वैल्यू क्या लें, बाकी डायरेक्टली नंबर नहीं निकल सकते, और जब तक नंबर नहीं निकलेंगे तब तक आप ये सम नहीं निकाल पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यदि व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की गति से कुछ दूरी और x किलोमीटर पर आवर की गति से उतनी ही दूरी तय करता है, यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 48 किलोमीटर पर आवर है, तो x का मान क्या है। तो देखो यहाँ पर हमें उसकी एवरेज स्पीड दी है, एवरेज स्पीड कितनी है उसकी 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखो क्या बोला है, पहली लाइन पढ़ो एक बार, यदि व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की गति से कुछ दूरी और x किलोमीटर पर आवर की गति से उतनी ही दूरी तय करता है, यानी डिस्टेंस दोनों बार क्या है, सेम है। और जब भी डिस्टेंस सेम होगी तो एवरेज स्पीड का फार्मूला याद रखना डायरेक्टली 2s1s2 अपान क्या होता है s1 प्लस s2। बस यहाँ पर ध्यान ये चीज़ रखनी है कि ये क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस जो है सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों स्पीड से जो डिस्टेंस चले वो सेम हो। s1 की वैल्यू हमें ये तो 48 हो गया एवरेज स्पीड, s1 की वैल्यू हमें दे रखी है 60 और s2 क्या है x है, ये वैल्यू हमें बतानी है। अपान में क्या आ जाएगा 60 प्लस x। यहाँ से देखो 12 से काट दो, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, ये कितने टाइम कट जाएगा 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 जा कितना आ जाएगा 120 प्लस 2x, इधर से कितना आएगा 5x, ये x वाला इधर भेज दो तो 5x माइनस 2x कितना बचेगा 3x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120/3 यानी 40 kmph, यानी जो अगली डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से गया होगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, यानी देखो बॉयज कितने हैं 40%, तो सिंपल सी चीज़ है गर्ल्स कितनी बचेंगी 60%। अब आगे देखते हैं, लड़कों का औसत अंक 65 है, यानी बॉयज़ के एवरेज मार्क्स कितने हैं 65,
और होल क्लास का कितना है 69.2, यानी बॉयज़ प्लस गर्ल्स का मिला करके एवरेज कितना है, होल क्लास तभी तो बनेगी 69.2। तो क्या कह रहे हैं, लड़कियों का औसत अंक कितना है, यानी हमें बताना है गर्ल्स का एवरेज कितना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, बॉयज़ का एवरेज दिया है, टोटल एवरेज दिया है, यानी दोनों कंबाइंड, इसका नहीं पता है। तो हमने क्या क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एलिगेशन मेथड हमेशा बेस्ट रहता है। तो इस पर एलिगेशन लगा दो, बॉयज़ एवरेज इधर गर्ल्स एवरेज, ठीक है। और बॉयज़ एवरेज कितना है 65 है, गर्ल्स एवरेज हमें नहीं पता, मान लेते हैं एक्स है थोड़ी देर के लिए। अब देखो यहाँ पर ये कितना आ रहा है 69.2। अब देखो ये डेसिमल में है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और ये चूंकि सारी चीज़ें रेशियो में है, इसलिए इनको अगर किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो नया बनेगा गर्ल्स एवरेज, यहाँ पर ये हो जाएगा 650, ये है 650। देखो एक्स में मत मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, कितना आ जाएगा 692। अब देखो ये नंबर क्या है, इस नंबर से बड़ा है, यानी जो अगला नंबर आएगा वो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो यहाँ से जब इसको माइनस करो कितना आएगा, 2 से 0 जाएगा 2, 9 से 5 जाएगा 4। ये तो हम निकाल नहीं सकते, यानी ये तो अभी पता नहीं है। लेकिन हमने एक चीज़ बताई थी कि जब यहाँ पर हम फाइनल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, रेशियो आता है। और रेशियो किस चीज़ का आता है, जो चीज़ अपॉन में होती है। और जब एवरेज निकालते हैं तो अपान में क्या होता है, जिस चीज़ का निकाल रहे हैं उसके नंबर। तो यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं 40 और गर्ल्स कितनी 60, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ देख लो 2, बॉयज़ है 40, ये है 60, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 20 से कट कर लो 2 और 3। तो यहाँ पर ये रेशियो फाइनल आना कितना चाहिए, 2 और 3। अब देखो ये 2 और 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 42 आ रही है। 42 कब आएगी, जब 3 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से। तो यहाँ पर भी 2 में क्या कर दो, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज़ यही चीज़ इधर अप्लाई कर दो। तो अगर इधर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 28 आना चाहिए। और 28 कब आएगा यहाँ पर, जब इस नंबर से हमने इस नंबर को माइनस करेंगे, यानी ये नंबर माइनस करने पे ये आया है, तो ये नंबर इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड करो इसको, 8 टू कितना हो जाएगा 10, फिर 9 टू 11, 11 प्लस 1 12 और 6 1 7, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 720। ये 720 कब आई है, जब यहाँ पर क्या किया जा चुका है 10 से मल्टीप्लाई। लेकिन जो क्वेश्चन में हो तो 10 से मल्टीप्लाई था नहीं, तो यहाँ पर इसको 10 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो एक्स की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 72, यानी गर्ल्स का एवरेज कितना हो जाएगा 72। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब बस यहाँ पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रेशियो किसका निकलता है और इक्वेट कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने बता रखा है, जब एलिगेशन लगाते हैं तो जो चीज़ अपॉन में आती है रेशियो हमेशा उसी का निकलता है। यानी एवरेज में नंबर ऑफ़ बॉयज़ या नंबर ऑफ़ गर्ल्स ही नीचे होगा, तो उन्हीं का रेशियो होगा। रेशियो हमें यहाँ पर ऑलरेडी पता है 2 और 3, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं, इस 60 का हमें कुछ भी यूज नहीं करना है क्वेश्चन में, यह हमें पता था। और जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो यहाँ पर आया कितना 42, यानी यही तो 3 के इक्वल होना चाहिए, तो 3 से इक्वेट कर देंगे। तो 42, यानी इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 14 से। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, इधर सेम बनाने के लिए हमने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, 28 आ गया। अब देखो ये नंबर हमने बताया है कि ये नंबर हमेशा इन दोनों के बीच का नंबर होता है, तो ये नंबर इससे छोटा है बीच वाले से, तो सिंपल सी बात है ये नंबर बड़ा होगा। और ये नंबर बड़ा कब होगा, जब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 720, लेकिन ये आंसर हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमने तो यहाँ पर आसानी के लिए 10 से क्या किया था मल्टीप्लाई, तो उससे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड कर देंगे, तब ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक गोले की त्रिज्या 40% कम कर दी जाती है, उसका परिमाण कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं कि जो रेडियस है उसको 40% कम कर दिया गया है।
40 का मतलब क्या हो जाएगा, 40/100 यानी 2/5। इतना कम कर दिया गया है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 से 3 हो जाएगी। यही तो रेडियस हो गई। और हमें बताना क्या था इसका कि क्या कम हो जाता है, परिमाण। और परिमाण क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और गोले का वॉल्यूम होता कितना है, आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन जब भी हम दो चीज़ों का रेशियो निकाल रहे होते हैं तो हमें कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। इसको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पर 5 का क्यूब करो कितना आ जाएगा, 125। और यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पर ये कितना कम हो गया यहाँ से, 5 से 7 जाएगा, तो सॉरी 15 से 7 जाएगा 8 आएगा। और यहाँ पर बचेगा 11, 11 से 2 जाएगा 9, यानी 98 यहाँ पर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज देख लेते हैं, 98/125 इंटू 100। डायरेक्ट 25 से कट कर दो, 4 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा। और इसको अगर कट करें तो 0.8 टाइम मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से, 98 इंटू 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा कितना आएगा, 64, 4 8 9 जा 72, 72 प्लस 6 78, यानी 78.4। इतने परसेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 2 वर्ष के लिए 7200 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है, 25.92। ये लिखा है 25.92। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें एक अमाउंट दिया गया है, इसको मान लेते हैं कि ये P है 7200, इतने रुपए हैं। 2 वर्ष के लिए इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है, कोई व्यक्ति इस पे चक्रवृद्धि ब्याज लेता है और एक व्यक्ति इस पे साधारण ब्याज ले रहा है। कह रहे हैं 2 साल बाद दोनों के ब्याजों में जो अंतर है वो इतना है। तो कह रहे हैं दोनों क्या रेट क्या लगा रहे थे, भाई ब्याज किसी ना किसी दर पे दिया जाएगा, वही हमसे पूछा गया है, यानी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर आर। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मान लेते हैं ये अमाउंट हो गया हमारे पास। अब देखो ये फर्स्ट ईयर की स्लैब हो जाएगी, ये सेकेंड ईयर की। इसको आप लोग बस ऐसे ही करेंगे, यही सबसे बढ़िया तरीका है इसका। जब भी 2 साल का होगा ये होगा। अब देखो अगर मैं बात करूं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने 100 रुपये दिए, एक अलग व्यक्ति को दिए उसको साधारण ब्याज पर दे दिया, किसी अलग व्यक्ति को दिया उसको उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर, और रेट लगाया उसने 20% का। 20% क्या कर लिया, रेट लगा लिया, ठीक है। अब देखो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 ही आएगा, यानी उसको एक व्यक्ति से एक साल में कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, और दूसरा व्यक्ति भी कितना देगा, 20 देगा पहले साल में। अब देखो जो जिसने साधारण ब्याज पे लिया है यानी सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है वो अगले साल भी कितना देगा, 20 ही देगा। लेकिन ये क्या देगा, इस पे भी 20 देगा और इस ब्याज पे भी ब्याज देगा, तो यानी इसको यहाँ से कितना मिल जाएगा, इसका 20% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये अगले साल 24 देगा। मतलब हुआ क्या कि ये तो डायरेक्ट केवल प्रिंसिपल पे ब्याज देगा जिसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, लेकिन जिसने क्या लिया है, CI पे लिया है, वो जो अगले साल ब्याज बना है उस पर भी ब्याज देगा। तो 20 पर कितना मिल रहा है उसको, 4 मिल रहा है। तो अगर इसको इस तरीके से देखें तो देखो ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट की होती है पहली लाइन। देखो कितना मिला यहाँ से, 40 मिला, और ये कंप्लीट होता है CI, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। डिफरेंस कितना आया, 4 आया। ये देखो यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये जो होता है ये हमेशा डिफरेंस होता है। अब देखो हमने मान लिया कि क्या करता है, कोई व्यक्ति R% मतलब R% पर दे देता है। यहाँ से अगर हम 7200 का R% निकालें, R% कितना हो जाएगा, R/100 कितना आ गया, 72R, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72R। अब हमने क्या किया, जो सिंपल इंटरेस्ट वाला है वो तो अगले साल फिर से इतना देगा, इतना तो देना ही देना है। लेकिन जिसने CI पर लिया है उसको यहाँ पर
इस ब्याज पर भी R% की दर से ब्याज देना होगा। तो अब 72 का अगर हम R% निकालते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 72 का R% यहाँ से कितना आ जाएगा, 72R का R% यानी R/100, तो ये कितना आ जाएगा 72R²/100। ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 72R²/100। और ये क्या है, डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस है और ये चीज़ हमें क्या है, दे दिया गया है, दे रखी है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर देखो 72R²/100, ये कितना हो जाएगा 25.92। 100 इधर जाएगा तो डेसिमल हट जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है यहाँ पर और 2 के बाद ही डेसिमल लगा है। तो यहाँ से देखो 72R² कितना आ जाएगा 2592। कट कर लो इसको, 4 से कट कर लो, 4 से कट कर लो। ये 1 मिनट, 5 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 ये 9 से कट जाएगा। 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 7 बचेगा, तो 9 8 जा 72, फिर से कितना बचेगा 7 बचेगा, 9 8 जा। अब देखो 8 टाइम कट जाएगा, 8 से कट जाएगा ये, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, R² कितना आ गया 36 आ गया। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6%, यानी उसने लोन दिया था 6% पे। अब देखो इसको फिर से समझ लो, ये चीज़ तो मैंने इधर समझा दी है। यहाँ से इसको देखो, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 7200, हमने मान लिया कि R% पे वो दे दिया उसने। अब देखो पहले साल तो उसको नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट ही देना है, तो R% लगा दिया, कितना आ गया 72R। अब अगले साल क्या होगा, वो प्रिंसिपल पर तो देगा ही देगा, जितना उसका प्रिंसिपल अमाउंट था उस पर तो उसको ब्याज देना ही देना है, लेकिन जो ब्याज बना है अगले साल का उसको उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये टोटल क्या हो जाएगा CI, और ये टोटल क्या है SI 2 साल का। तो अगर इस CI से ये 2 साल का SI हम लोग माइनस कर दें तो यही तो बचेगा डिफरेंस, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 28% और 36% कम है। एक तीसरी संख्या कोई है, पहली संख्या उससे 28% और दूसरी संख्या उससे 36% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % छोटी है। तो देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो तीसरा नंबर है, जो हमारे पास थर्ड नंबर है, उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि वो हमारे पास 100 है। अब देखो जो फर्स्ट नंबर है वो कितना कम है 28 कम है इससे 100 से, तो 100 का 28% कितना हो जाएगा 28 ही आ जाएगा, क्योंकि 100 पर कितना भी % निकालो वही नंबर आता है। 28 कम है तो 100 से 28 माइनस कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 से 8 जाएगा 2, 9 से 2 जाएगा 7, यानी सेकंड नंबर की सॉरी फर्स्ट नंबर कितना है 72। अब सेकंड नंबर देख लो, ये कितना कम है 36, तो 100 का 36 कितना आ जाएगा 36%, 36 ही आ जाएगा। ये भी कितना है 36, इतना कम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से 6 जाएगा 4, और यहाँ 9 से 3 जाएगा 6, ये 64 है। तो तुम्हें फर्स्ट नंबर पता चल गया, सेकंड नंबर। अब यहाँ पर पूछा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है, यानी कितने प्रतिशत छोटी है। तो ये कितना कम है, सेकंड नंबर फर्स्ट से कितना कम है, यहाँ पर डिफरेंस देख लो 72 डिफरेंस 64, 12 से 4 जाएगा 8, 6 से 6, यानी ये 8 कम है। तो % डिक्रीज कितना है, ये 8 है, और कितने पे 72 पे इंटू 100, 8 से कट कर दो, 8 9 जा, तो कितना आ गया 100/9%। अब ऑप्शन इसी फॉर्म में दे रखे हैं तो इसको आगे सॉल्व नहीं करना, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या है, A, B और C की कार्य क्षमता 4:3:7 के अनुपात में है। वे एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं।
अकेले भी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखते हैं, 3 पर्सन है, ए, बी और सी। इनकी हमें इफ़िशियंसी दे रखी है 4:3:7। अब एक कोई काम है जिसको 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी टाइम कितना दे रखा है, 12 डेज कंप्लीट काम करने का। तो मैंने क्या बताया था, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इफ़िशियंसी इंटू टाइम। इफ़िशियंसी, चूँकि सारे लोग काम कर रहे हैं तो इफ़िशियंसी सबकी सम्मिलित रूप से रख देंगे, सम करके 4 + 3 7 7 7 14, और टाइम कितना 12, 12 4 जा 48, और 12 1 जा 12, और 48 इधर से कितना 4, तो कितना हो जाएगा 168। ये आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क। ये कितना हो गया टोटल वर्क 168। अब देखो क्या करते हैं, हमसे पूछा गया कि अकेले बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो टाइम टेकन बाई बी, यहाँ से अगर टाइम का निकालें तो वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब बी का पूछा है तो इफिशियंसी भी बी की पुट करेंगे। वर्क कितना है 168 है, इफिशियंसी अब बी कितनी है, यहाँ से 3 है, कट करो इसको, 3 5 जा, एक आएगा 3 6 जा, यानी 56 डेज में। यही क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे पूर्ण घन बनाने के लिए 22,000 में से घटाया जाना चाहिए। देखो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 22,000, कह रहे हैं इसमें से क्या माइनस कर दें कि जो अब नंबर बचे ये किसी ना किसी नंबर का क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो अब देखो, और हमें क्या बताना है, ये जो नंबर माइनस किया जाएगा उसकी डिजिट का सम बताना है। अगर हमें वही नंबर बताना होता तो हम इसको ऑप्शन से कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, डिजिट का सम, इसलिए ऑप्शन से तो इसको कर नहीं सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, 22,000 दिया गया हो, पूर्ण घन बनाना है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको नियरेस्ट क्यूब देखना पड़ेगा, इसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं है। तो देखो यहाँ पर 22,000 दिया है, अगर हम लोग 30 का क्यूब करते हैं, 30 का क्यूब करो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27। ये तो इससे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, हमें इससे कम चाहिए और जस्ट इसके नियरेस्ट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका क्यूब चेक कर लेते हैं, हम लोग 25 का क्यूब चेक कर लेते हैं। 25 का क्यूब कितना हो जाएगा, स्क्वायर कितना होता है इसका, 625 होता है, इंटू 25, 25 5 जा कितना हो जाएगा 125, 52 जा 25 2 जा 50, 50 + 12 कितना हो जाएगा 62, 6 बचेगा, और यहाँ पर 25 6 जा 150, 150 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 156, इतना हो गया। अब देखो ये तो कम है, इससे बहुत ज़्यादा कम है, हमें जाना है इसके नियरेस्ट। अब देखो 25, तो इसके बाद 30 तो ज़्यादा, 30 बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो 2 छोड़ के चेक कर लो, 28, 28 का चेक कर लो, 28 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये होता है 21952। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, स्क्वायर करके फिर तीसरे नंबर से स्क्वायर करके। वैसे तो 1 से 30 तक आपको क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। तो ये कितना आ गया 21952। अब ये एकदम इसके नियरेस्ट है, यानी इसमें से हम अगर x को माइनस करें तो यहाँ पर हमें अगर ये मिल जाता है 21952, अगर ये नंबर मिल जाता है तो ये किसका क्यूब बन जाएगा कंप्लीट, 28 का बन जाएगा। तो इसको इधर भेजो, x को इधर ले आओ, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2200, ये माइनस कर दो इसमें से 21952, माइनस करेंगे, 10 से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, 9 से 5 जाएगा 4, 9 से 9 0, 1 से 1 0, 2 से 2 0। तो यहाँ पर कितना आ गया 48, यानी अगर हम इससे 48 माइनस कर देते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, और ये नंबर 28 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो हमें बताना था इसकी डिजिट का सम, तो यहाँ पर 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखो इसमें हमें यही करना पड़ेगा, नियरेस्ट क्यूब ही देखना पड़ेगा। अगर इसमें हमसे ये कहा गया होता कि किस नंबर से गुणा कर दें या किसी नंबर से भाग कर दें, तो इसको क्या कर सकते थे, हम फैक्टर से कर सकते थे। लेकिन अगर प्लस माइनस पूछा जाएगा क्यूब में तो हमेशा नियरेस्ट नंबर ही देखना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर,
दिन में 8 घंटे काम करने वाले 12 आदमी काम की 4 इकाइयों को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दिन में 6 घंटे काम करने वाले 15 आदमी काम की 9 इकाइयों को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फार्मूला बताया था, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। देखो यहाँ पर कितना दिया है, 12 आदमी, 20 दिन और कितने घंटे, 8 घंटे, और काम कितना कर रहे हैं, 4 इकाइयाँ। 4 इकाइयाँ जो है 4 यूनिट क्या है, यही काम है। ये हो गया। इधर देखो M2 कितने हैं, यहाँ पर आदमी कितने हैं, 15, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे, कितने दिन में, यही तो बताना है। तो हमें D2 नहीं पता है, और काम कितना कर ले रहे हैं, 9 इकाई, मतलब 9 यूनिट। ये यहाँ पर कर दो, कैंसिल कर दो इसको, जो कट रहा है काट लो। 4 2 जा 8, ये 2 हो गया। अब यहाँ पर 5 से 5 3 जा 15, और ये 5 4 जा 20, और क्या कटेगा यहाँ से, 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18। तो ये 9 से कट कर दो, 9 2 जा, यहाँ पर फाइनली क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 2 जा क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से कितना बचेगा, 12 × 4 इज इक्वल टू D2। बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं, बस कैलकुलेशन का ही ध्यान रखना है इसमें। D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48। मतलब उनको कितने दिन काम करना होगा, 48 डेज, 9 यूनिट काम कंप्लीट करने के लिए। यही क्या हो जाएगा, आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 6750 यानी 6750 है। उसे 15% और x% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का बिक्री मूल्य ₹4590 है तो x का मान क्या है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये MP है, कितना, 6750 रुपये। हमने इसको बेचा कितने पे है, SP कितना दिया हुआ है, 4590, ये दिया है, ठीक। लेकिन क्या किया है, हमने इस पर 2 बार छूट दी है। एक बार हमने इसको 15% डिस्काउंट दिया है, फिर दूसरा डिस्काउंट D1 ही हो गया, और एक डिस्काउंट इस पर D2 दिया है x% का, और यही x% हमें बताना है कि ये दूसरा डिस्काउंट हमने कितना दिया है। तो देखो अगर हमने कहा कि कोई चीज़, किसी चीज़ का मार्क प्राइस क्या है, 100 रुपये है, हमने बोला कि इस पर तुमने 20% छूट दे दी, तो 20% यानी 100 का 20% ही तो निकालेंगे। तो 100 का 20% कैसे निकालेंगे, यानी हमने अगर 20% की छूट दी है इस पर, यानी हमने कितने पे बेचा है इसको, 100 माइनस 20, ये इसका छूट परसेंट हो गया, अपॉन में 100। तो देखो यहाँ से कितना निकल रहा, 100 माइनस 20 80 आ गया। सेम चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम डायरेक्ट भी इसको निकालो 20%, तो 20% कितना आएगा, 20, 100 से 20 माइनस कर दोगे तो 80 आएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखनी है। देखो ये तो हो गया MP, पहले छूट कितनी दी है, 15%, यानी वो सामान कितने पे बेचा होगा, 100 माइनस 15, 85%, यानी 85 अपॉन 100। फिर उसके बाद दूसरी छूट दी है x%, तो इसको फिर से 100 माइनस x करोगे अपॉन 100। फाइनली बिका कितने का है, यही तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या निकल के आता है, SP। अगर कोई दूसरी छूट भी दी होती, मान लो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ एक बार, यही 100 वाली चीज़ थी, इस पर हमने एक बार 20 छूट दी तो 80, फिर हमने कहा कि इस पर मैंने 10% और छूट दे दी है। तो अब जब इसी पर 10% दोबारा छूट दोगे तो यहाँ पर कितने की, 10% इस पर जब इसका 10% निकालोगे तो 8 आएगा ना, यानी सामान कितने का बिकेगा, 72 फाइनली। अब यहाँ पर भी चेक कर लो, दोबारा हमने कितनी छूट दी है, 10%, तो 100 माइनस 10 करेंगे, अपॉन में कितना, 100। तो देखो 100 से 100 तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर कितना बचता है, 80, 100 माइनस 10 कितना बचता, 90, अपॉन में कितना था, 100, 0 से 0 कैंसिल। देखो यहाँ से भी कितना आया, 72। सेम वही चीज़ यहाँ पर करनी है, ये चीज़ हटा देता हूँ मैं। अब देखो इधर, यहाँ पर कितने में बेची गई है, 4590, क्योंकि यहाँ से अभी मैंने इधर बताया मैंने कि वो SP ही निकल गया था। MP तो तुम्हें पता है कितना है,
6750 वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। इंटू 85 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 ये हो गया, इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 4590। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। 0 से 0 कैंसिल कर दो पहले, एक 5 से कट कर लो, ये 17 टाइम चला जाएगा, ये 5 2 जा 10 200। अब देखो ये कट करो, इसको 6 7 5 इसको ऐड करो, 7 5 12 12 प्लस 6 18, सम 18 आ रहा है, 9 से कट जाएगा, इधर चेक करते हैं 5 4 9 9 9 18, ये भी कट जाएगा, ये 0 है, 9 से कट कर लो इसको, 9 7 जा कितना जाएगा 63, 9 5 जा 45, हाँ ठीक, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, यहाँ से ये हो गया। अब देखो ये 17 टाइम कट जाएगा, 17 1 जा 17 3 जा 30 हो गया, इधर कितना है 75, 75 100, ये 25 से कट कर दो, 25 3 जा, और ये कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, हाँ 8 टाइम चला जाएगा। अब यहाँ से देखो ये 8 इधर चला जाएगा, यहाँ से कितना बचा इधर फाइनली 3 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इधर 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, ये भी 3 से कट कर दो, 3 8 जा, तो यहाँ से 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 80, ये इधर 100 जाएगा तो 80 माइनस 100 कितना आ जाएगा 80 माइनस 100 आएगा माइनस का 20, इधर भी माइनस लगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी 20%, यानी जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया था वो कितने का दिया गया था 20% का। ठीक है, देखो यहाँ पर एमपी होता है, एमपी पर जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो हमेशा एमपी पर दिया जाता है। 100 रुपये की चीज़ अगर हमने 20% डिस्काउंट दे दी, यानी उसको हमने 80 में बेचा, तो मैंने यहाँ पर बताया कि एक तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं परसेंटेज से कि 20 माइनस करके 80, एक मैंने ये तरीका बताया। अगर उसी पर दोबारा छूट दे रहे हैं तो अगर हमने दोबारा दी होती तो 80 का 10% अगर हम छूट दे रहे होते तो 80 का 10% 8 आता, अगर 8 इसमें से माइनस करते तो फाइनल चीज़ कितने की बिकती 72 की। तो मैंने बताया इसको कैसे भी लिखा जा सकता था, 100 माइनस 10 करके भी लिखा जा सकता था, और आंसर क्या आता सेम वही सेलिंग प्राइस ही आता। सेम प्रोसेस इधर लगा दो, बस केवल करना क्या है यहाँ पर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित तालिका एक कॉलोनी में विभिन्न आयु समूह के निवासियों की संख्या दर्शाती है। तालिका पढ़कर निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब इस तालिका के आधार पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर 19 क्या है, निवासियों की माध्य आयु क्या है, यानी यहाँ पर हमें क्या बताना है मीन बताना है। तो देखो मीन कैसे निकालेंगे, ये तो क्लास इंटरवल हो गया, हम एफ लिख लेते हैं यहाँ पर। एफ कितना है 50 60 80, 50 60 80, फिर कितना है 60 30 20, 60 30 20, 1 2 3 4 5 6 6 हो गई। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, मीन निकालने के लिए जब भी डाटा ग्रुप्ड दिया होता है तो एक्सआई चाहिए होता है। एक्सआई होता क्या है, जो क्लास इंटरवल दिया है इसको सम करके इसका हाफ, तो 15 प्लस 0 का हाफ कितना हो जाएगा 15/2। यहाँ पर इसको कट मत करना, डायरेक्ट लिख लो। फिर 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा 45, 45 का हाफ 45/2। अब फिर 15, 4 प्लस 3 75, 75/2 हो गया, ये हो गया। यहाँ पर डिफरेंस कितना चल रहा है 15 का चल रहा है, तो 15 यहाँ पर ऐड करते जाओ, 15 2 जा 30, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 जब ऐड करेंगे यहाँ पर तो 105 आएगा। फिर 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 30 फिर से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 135/2। फिर कितना आ जाएगा, फिर से इसमें 30 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 165/2। अब देखो उसके बाद मैंने क्या बताया था
कि वैसे कैलकुलेशन एफ आई एक्स आई करके निकाल सकते हो, लेकिन बहुत लंबी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, डी आई निकाल लेते हैं। डी आई क्या होता था, एक्स आई माइनस का ए, और ए जो चीज़ थी वो हम इसी एक्स आई में से चूज करते थे कोई मिड का नंबर। तो यहाँ पर इवन है तो मिड, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, ए है। अब देखो एक्स आई माइनस ए, 15/2 माइनस 105/2 कितना होगा, 105 से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 से 5 0, 10 से 1 जाएगा 9, 90 बचेगा। 90 का मतलब हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 45। यहाँ पर फिर देखो 105 से जब 45 माइनस करेंगे तो 5 से 5 जाएगा 0, 10 से 4 जाएगा 6, ये तो बचेगा। यानी 60 का हाफ करेंगे तो 30, लेकिन ये भी क्या आएगा, माइनस में। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना चल रहा था, 15 का, तो 15 कम करते जाओ, 30, उसके बाद 15, अब 15 कम करोगे तो 0 हो जाएगा, उसके बाद प्लस होता जाएगा 15, और उसके बाद क्या आ जाएगा 30, ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 45 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 यानी 22, माइनस का यहाँ पर ये 6 3 जा 18, 1800। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 15 8 जा 120, 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 15 का 3 से करेंगे 450 आ जाएगा, और यहाँ पर जब 30 से 20 का करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अब देखो सम करो यहाँ पर, तो माइनस वालों को एक साथ कर लो, 0 0 0, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 8 2 10, 10 2 12, 1 बचा, 2 1 3 1 4 1 5, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 2, एक मिनट इसको फिर से लिख लेता हूँ, 5250 माइनस का आएगा ये, 5250, ठीक है। अब इसको सम कर लो, यहाँ पर ये कितना आएगा 0 5 और 6 और 4 10, ये प्लस में ही है माइनस में, हमें फाइनली चाहिए क्या होता है यहाँ पर, समेसन एफ आई डी आई। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा 0, 5 से 5 जाएगा 0, 2 और 5 से 1 जाएगा 4, ये आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस वाला नंबर बड़ा है, ये आ गया। मीन का फार्मूला मैंने क्या बताया था यहाँ पर, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में क्या होता था, समेसन एफ आई। ए हमने किसको माना था, 105/2 को, प्लस समेसन एफ आई डी आई हमने यहाँ से निकाल लिया, माइनस का 4200, समेसन एफ आई अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, इसको सम कर लेते हैं यहाँ से। देखो कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 हो जाएगा फाइनली यहाँ पर, और यहाँ पर 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 6 25, 25 3 कितना हो जाएगा 28, 28 2 3 30, तो ये कितना आ जाएगा 300, तो ये हो गया 300। 0 से 0 कैंसिल, ये कितने टाइम चला जाएगा 14 टाइम। तो देखो यहाँ पर कितना बचेगा, 105/2 माइनस का 14, यहाँ से कितने टाइम जाएगा, 14 2 जा 28, 28 इसमें से माइनस करेंगे अगर तो 15 से 8 जाएगा, कितना आएगा 7 आएगा, और इधर बचेगा तुम्हारे पास 9, 9 से 2 जाएगा, तो 9 से 2 जाएगा तो 7 ही आएगा, 2, इसको डिवाइड करो, 2 3 जा कितना बचेगा 1, 2 8 जा 16, 1 बचेगा डेसिमल 2 5 जा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा 38.5, यानी सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या था कि इधर हम देख रहे थे कि 0 0 हमारे पास समय 2 था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डेसिमल में नहीं बनाया, डेसिमल में कैलकुलेशन लंबी हो जाती, और जब भी अगर हम डायरेक्ट एफ आई एक्स आई निकालते तो हमें कैलकुलेशन बहुत लंबी करनी पड़ती, इसलिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। एफ आई एक्स आई तब यूज करते हैं या तो वैल्यू बहुत छोटी दी हो या फिर कोई नंबर हमें मिसिंग दिया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसी का है, ये दिया है यहाँ पर क्या निकालना है, यदि विभिन्न आयु समूह में निवासियों की संख्या दर्शाते हुए पाई चार्ट तैयार किया जाता है। मतलब इस डाटा की सहायता से अगर पाई चार्ट बनाते हैं
तो जो क्लास इंटरवल है 45-60 आयु समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण निकटतम पूर्ण डिग्री में क्या है? तो देखते हैं, क्लास इंटरवल लिख लेते हैं यहाँ पर। 0 से 15 हो गया, अगले क्या है 15 से 30, फिर क्या है 13 से 45, 45 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 से 75 और 75 से कितना हो जाएगा 90 यानी 90। ये हो गया क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, 60, 80, 60, 30, 20। तो इसका सम तो हम लोग निकाल ही चुके थे, कितना आया था 300। अब देखो यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा गया है कि मीडियन वगैरह, इन्होंने डायरेक्टली क्या दे दिया है क्लास इंटरवल दे दिया है यहाँ पर, उसका बताना है हमें। तो किस क्लास इंटरवल का पूछा गया है हमसे 45-60 यानी कि ये इस क्लास का पूछा गया है हमसे। तो देखो जब भी हम पाई चार्ट बनाएंगे तो जो पाई चार्ट बनाते हैं हम लोग, ये जो सम आता है इसको हम मान के बनाते हैं। तो यहाँ पर जब भी पाई चार्ट यानी सर्कल बनेगा तो 360 किसको रिप्रेजेंट, ये 300 किसको रिप्रेजेंट करेगा 360 को, यानी जो 300 हमारे पास कंप्लीट डाटा है ये किस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा 360 डिग्री को। और हमें बताना है ये कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए 60 की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 360 अपॉन 300 इंटू 60, 0 0 0 0, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, कितना आएगा 36 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 36 2 जा 72 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।